सोचिए अगर किसी इंसान के पास आवाज़ ही ना हो, तो क्या उसकी भावनाएँ भी खामोश हो जाती हैं? या फिर असली गूंगा वो समाज होता है, जो सुनना ही नहीं चाहता? नमस्कार, आप सुन रहे हैं गीत नैरेट्स। आज की कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक बेहद मार्मिक कहानी, गूंगी। यह कहानी सिर्फ एक ऐसी लड़की की नहीं है जो बोल नहीं सकती, बल्कि उन एहसासों की कहानी है जिन्हें समाज कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता। कुछ खामोशियाँ शब्दों से कहीं ज़्यादा दर्द बयां कर जाती हैं। आइए सुनते हैं गूंगी। जब कन्या का नाम सुभाषिनी रखा गया था, तब यह कोई नहीं जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने के लिए उसके पिता ने छोटी पुत्री का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब उसे सुबह ही कहकर बुलाते हैं। काफी खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी लड़कियों के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी लड़की सुबह माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती, वह सब कुछ महसूस कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके मुस्तकबिल के बारे में तरह-तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं। किंतु खुद सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह हमेशा अपने को सब परिजनों की नज़रों से बचाए रखने का प्रयास करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाएं तो अच्छा है। लेकिन जहाँ पीड़ा है, उस जगह को क्या कभी कोई भूल सकता है? माता-पिता के मन में वह हर वक़्त पीड़ा की तरह जीती-जागती बनी रहती है। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है। पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो खास रूप से शर्मनाक समझती है। सुभा के पिता वाणीकंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की बनिबस कुछ अधिक ही प्यार करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उसे नाराज ही रहती है। सुभा की बोलने की जुबान नहीं है, उसकी लंबी-लंबी पलकों में दो बड़ी-बड़ी काली आंखें जरूर हैं, और उसके होंठ तो मन के भावों के जरा से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप-कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उसको हमें बहुत कुछ अपनी कोशिशों में गढ़ लेना पड़ता है। बस कुछ अनुवाद करने के जैसा समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से अक्सर भूल हो जाती है, लेकिन सुबह जैसी आँखों को कभी कुछ भी बदलना नहीं पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी फैलते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी-कभी आँखें चमक-दमक कर जलने लगती है और कभी उदासीनता में कालिमा में बुझ जाती है। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाई जाने क्या-क्या देखती रहती है, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर-नीचे, इधर-उधर, चारों ओर बड़ी तेज़ी से छिटकने लगती है। विशेषकर मुँह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आँखों की भाषा तो बहुत उदार और असीमित गहरी होती ही है। करीब-करीब साफ-सुथरे नील गगन के जैसी उन आँखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जीवाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महात्मा है, और यही कारण है कि साधारण लड़की-लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का डर सा बना रहता। उसके साथ कोई खेलता नहीं। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके बगल में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी नदी है, गृहस्थ के घर की बिल्कुल छोटी लड़की के जैसी। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है। उसको जरा भी आलस्य नहीं। वह अपना एक हरा बदन लिए हुए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध जुड़ गया है। दोनों ओर गांव है और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर जल्दी के साथ कदम बढ़ाती हुई शुभ कार्यों के लिए चली जाती है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है।
उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूस का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा प्रत्येक नाविक की दृष्टि को अपने ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसे सुख की गृहस्थी में उस गूंगी लड़की पर किसी की नज़र नहीं पड़ती या मालूम नहीं। पर काम धंधे से ज्यों ही उसे ज़रा फुर्सत मिलती, त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बिठाकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी का ध्वनि स्वर, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, सब मिलकर चारों तरफ के गमनागन आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर स्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ते हैं। प्रकृति के ये अद्भुत शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झिंगुरों की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृण, जमीन से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल संगीत, रोना, उच्छ्वासें भरी पड़ी हैं। दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षियाँ आराम करते, पार उतरने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर अचानक भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता। तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी लड़की, दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती है, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से पेड़ की छाया में। सुभाषिनी की कोई सहेली है ही नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। गौ घर में दो गाय हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरा का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की धीमी गति को भली भांति पहचानती हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की बनी बस कहीं अधिक आसानी से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों की उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और अच्छी प्रकार समझ जाती हैं। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती, तब पारो प्यार की नज़र से उसकी ओर निहारती हुई उसके बदन को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 3 बार तो नियम से गौघर में जाया करती है। इसके सिवा अनियमित आना-जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उसका दिन, उसका वक़्त अपनी गूँगी सखियों के साथ बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका वक़्त अपनी गूँगी सखियों के साथ बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे-धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस-घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बाँधने का प्रयास करती। इसके अलावा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसके साथ सुभाषिनी की गहरी दोस्ती तो नहीं थी, फिर भी वे उसे बहुत प्यार रखते और उसके कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा देता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। और सुभाषिनी जब उसकी गोद और कमर में अपनी मुलायम उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दिखाने लगती मानो उसकी नींद में विशेष सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक दोस्त मिल गया, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना कठिन है, क्योंकि उसके बोलने की जीवा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप था,